हमारे देश में आज इन्फ्लुएंस करने का पावर सबसे ज्यादा किसके हाथों में? अब वो सोशल मीडिया बोल लो, टीवी चैनल बोल लो या न्यूज चैनल्स बोल लो। एक बात तो ये हो गई, ध्यान में रखना। दूसरी बात, हमारे देश में कुछ टाइम से चल रहा है एक बहुत ही बड़ा वेव। मैं आपको देना चाहूंगी 50 लाख का ऑफर। मैं आपको 80 लाख रुपए दूंगा। दी ऑफर इज फॉर 1 करोड़। बिफोर एंड अराउंड 2020 ये चालू हुआ था और अब तो बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है। इतना ज्यादा कि हम पूरे वर्ल्ड में इस पे तीसरे नंबर पे आ गए हैं। दैट इज द इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम। सोचो 2023 में हमारे पास 90,000 कुछ स्टार्टअप्स थे एंड 2024 में 1,30,000 के आसपास 50,000 से भी ज्यादा स्टार्टअप्स एक साल में रजिस्टर हुए। ये तो सिर्फ रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स हैं। कितने सारे लोग बिना रजिस्ट्रेशन के स्टार्टअप चला रहे थे। इसका आंकड़ा लाखों में हो सकता है। मतलब हजारों लाखों बड़े बड़े सपने। सबको देश का अगला अंबानी बनना होगा, बट क्या सब बन पाएंगे? क्या सब ने एक्चुअली में कुछ वैल्यूएबल क्रिएट करने के इंटेंशन से चालू करा है, या फिर उनका मोटिवेशन और इन्फ्लुएंस कुछ और है? बस यही लाइन जोड़ती है मेरे उन दो बातों को। पहला, दैट हमारे देश को सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है मीडिया। This is what some young startup founders are up to make it big in the startup world. एंड दूसरा, हमारा बढ़ता हुआ स्टार्टअप इकोसिस्टम। The India startup ecosystem, it's measurably improving. India is the brightest spot in global startup economy. मतलब अगर हम इन दो बातों को जोड़ दें तो मैं बात कर रहा हूँ आज की डेट के बिजनेस कंटेंट एंड शोज के बारे में, जिसका एक जीता जागता एग्जांपल है शार्क टैंक। वाटरलेस बेथिंग टेक्नोलॉजी को इन्वेंट किया है, जिससे आप बिना पानी के नहा सकते हैं। हमारी ऑर्गेनाइजेशन सैटेलाइट्स बनाती है। आज की डेट में स्टार्टअप इकोसिस्टम में ये बिग बॉस है, अ रियलिटी शो विच टॉक्स ऑल अबाउट फंडिंग एंड बिजनेसेस। पहले सिर्फ ये इंटरनेशनली चलता था, बट अब 2021 से सोनी के थ्रू इंडिया में आ चुका है एंड इसका इम्पैक्ट बहुत ही ज्यादा है। पहले लोगों को उतना ज्यादा स्टार्टअप और बिजनेस के बारे में नहीं पता था। आई एम टॉकिंग अबाउट द जनरल मिडिल क्लास इंडियन हाउस होल्ड। सब लोग स्टार्टअप को एक अलग नजरिए से देखते थे और बहुत ज्यादा हाई रिस्क समझते थे। फ्यूचर के बारे में, टर्मिनोलॉजीज के बारे में, करियर के बारे में नहीं पता था। बट इस शो की वजह से हमारी सोसाइटी, पेरेंट्स, सबने कहीं ना कहीं इस चीज को एक्सेप्ट करना चालू कर दिया, स्टार्टअप को समझना चालू कर दिया। घर घर में पता चला कि स्टार्टअप क्या होता है, कैसे चलता है, पैसे कैसे बनाए जाते हैं और पैसे मिलते कैसे हैं, ब्रांडिंग क्या होती है, मार्केटिंग क्या होती है, रोएस क्या होता है, पैसे कैसे बनते हैं, कस्टमर्स कैसे लाते हैं, सारी चीजें। बेसिकली स्टार्टअप्स को और फाउंडर्स को ग्लोरीफाई किया गया। पर भैया देखो, ग्लोरीफाई करने के सिक्के के भी दो पहलू हैं। स्टार्टअप लाइफ या कल्चर, उसका इन्फ्लुएंस बढ़ा, कंटेंट आया इंटरनेट पे, तो ऑब्वियसली लोग मोटिवेट हुए करने के लिए। दैट्स अ गुड पार्ट। बट इससे कई सारे मिसकंसेप्शंस भी क्रिएट हुए और कहीं ना कहीं स्टार्टअप्स एंड फंडिंग की रियलिटी से मिसमैच हुआ। मीडिया पे बिजनेस खुद का चालू करना और स्टार्टअप को इतना ज्यादा ग्लोरीफाई कर दिया गया कि ऐसा लगा कि यार ये नहीं कर रहे तो लाइफ में क्या ही कर रहे हैं। पैसे बनते हैं, पैसे मिलते हैं, नाम होता है। सच्चाई तो थी, पर एट व्हाट कॉस्ट एंड व्हाट टाइम, व्हाट पेशेंस, ये सब के बारे में तो कभी बात ही नहीं हुई। बट अगर मैं आपको बताऊं, शार्क टैंक सीजन 1 में बहुत सारी डील्स हुई थी, बहुत सारे कमिटमेंट्स मिले थे। बट शो एयर होने के बाद जब ग्राउंड रियलिटी पे चेक किया गया तो सिर्फ 27 स्टार्टअप्स को ही फंडिंग मिली थी। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, बट आज का सवाल ये है कि क्या मीडिया स्टार्टअप इकोसिस्टम को, फंडिंग को, ये सारी चीजों को काफी ग्लोरीफाई एंड ईजी दिखा रही है। स्टेज पे आए, पिच दिया, कुछ सवाल जवाब हुआ, कुछ चीजें पता है नहीं पता है बोल दी, फंडिंग मिल गई, हो गया। बट रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता। बस आज हम बात करेंगे इसी चीज के बारे में कि इसकी रियलिटी क्या है। शार्क टैंक की कंट्रोवर्सी, स्टार्टअप लाइफ को मीडिया ने काफी सिंप्लीफाई और ग्लोरीफाई करके दिखाया, फंडिंग की सच्चाई कुछ और है, और भी बहुत कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं आपको बता देता हूं कि शार्क टैंक का कॉन्सेप्ट आया कहां से और क्या है ये एग्जैक्टली। ये ओरिजिनेट एक्चुअली में हुआ था जापान में बाय द नेम द टाइगर्स ऑफ मनी। 2001 में पहली बार ये जापान में एयर हुआ था और उसके बाद 2009 में शार्क टैंक के नाम से ये ABC चैनल पे आने लग गया। और इसके पहले एक ब्रिटिश वर्जन भी था जिसका नाम था ड्रैगन्स डेन, जो BBC पे आता था। लेकिन शार्क टैंक ने स्टार्टअप वर्ल्ड और स्टार्टअप को लेके अवेयरनेस का पूरा काया पलट कर दिया। ये सिर्फ एक रियलिटी शो नहीं था, एक एंटरप्रेन्योरियल रेवोल्यूशन बन गया। देखो, पहले लोगों के दिमाग में आइडिया होता था, वो लोग सोचते थे यार इसको पॉसिबल कैसे करेंगे, हम तो आम आदमी है यार, और आइडिया एक्चुअल में चलेगा कि नहीं क्या पता। बट शार्क टैंक आने के बाद क्या हुआ, लोगों में अवेयरनेस बढ़ी, उनको समझ में आया कि हाँ यार फंडिंग भी मिल सकती है, मेंटोर्स भी हो सकते हैं।
शार्क टैंक के शो पे जब एक शार्क और फाउंडर के बीच में बातें होती थी तब उन्हें काफी सारी चीजें समझ में आती थी कि हाँ भाई कस्टमर ऐसे लाते हैं, ब्रांडिंग ऐसे करते हैं, मार्केटिंग ऐसे करते हैं, देखो ये शार्क ने क्या बोला, इसको कैसे बेटर करेंगे, या देखो आज हमने ये कुछ नया वर्ड सीख लिया कि बिजनेस में ऐसा होता है। ऐसे कर करके शार्क टैंक बिकेम वन ऑफ द बिगेस्ट और आई वुड से द बेस्ट सोर्स फॉर लर्निंग स्टार्टअप इकोसिस्टम एंड अबाउट द बिजनेस व्हाइल गेटिंग एंटरटेन्ड। देखो इंडिया में तो काफी टाइम पहले अगर हम जाएंगे तो हमेशा बिजनेस को रिस्क से ही एसोसिएट किया जाता है कि भाई नौकरी ढूंढ लो, थोड़ा सेटल हो जाओ, अच्छी खासी सेविंग्स हो तो सेफ बिजनेस में एंटर करने का सोच सकते हैं, वो भी साइड बाय साइड। ये मैं बात कर रहा हूँ काफी पुरानी। पहले स्टार्टअप्स और बिजनेस का मतलब होता था भाई इन्फोसिस, TCS, रिलायंस, मतलब बिजनेस तो ये कर रहे हैं, बाकी लोगों का तो ठीक ठाक चल रहा है। लेकिन ओवरऑल 2020 के पहले एंड इन एंड अराउंड एंड उसके बाद जब शार्क टैंक आ गया तो ये कॉन्सेप्ट इंडियन हाउस होल्ड में काफी चेंज हो गया। लोगों को ये समझ में आ गया कि यार हमें अगर खुद के पास कुछ आइडिया है तो ऐसा जरूरी नहीं यार हम इंजीनियर्स ही हों, हमारे पास बहुत सारा पैसा हो, एक सॉलिड आइडिया होना चाहिए। पैशन समझ में आया, विजन समझ में आया, मेहनत की वैल्यू समझ में आई और ये भी समझ में आया कि अगर आपके पास एक अच्छा आइडिया है तो मार्केट में लोग हैं जो उसके ऊपर पैसा लगाएंगे। पहले सिर्फ लोग लोन्स के बारे में सोचते थे यार परिवार से कहीं रिश्तेदारों में पैसा मांग लेंगे, बट धीरे धीरे फंडिंग का भी कल्चर काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ। एंजल इन्वेस्टर्स, VCs, काफी सारी चीजें लोगों को समझ में आई। इंडिया में पहले एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें तो काफी अंडररेटेड था, बट अब काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी हो गई है। जिस तरीके से लोग सेलिब्रिटीज को, इन्फ्लुएंसर्स को ट्रीट करते हैं उसी तरीके से फाउंडर्स को भी ट्रीट किया जाता है। बीइंग अ फाउंडर एंड बीइंग अ CEO ऑफ अ कंपनी इज नाउ अ बिग टैग। हर बंदे को वो टैग चाहिए। मैं इतने सारे लोगों से मिलता हूँ और आप भी वीडियो देख रहे हो, आपको भी कहीं ना कहीं लगता होगा यार खुद का कुछ करना है, खुद का कुछ चालू करना है, स्टार्टअप करना है, वो हसल करना है। भाई छोटे छोटे बिजनेसेस भी अब सोशल मीडिया को यूज करने लग गए हैं, ब्रांडिंग को समझने लग गए, मार्केटिंग को समझने लग गए। जो लोग धंधा 20-20, 50-50 साल से ऑफलाइन चला रहे थे उन्हें भी अब ऑनलाइन आना पड़ रहा है। अब लोग सिर्फ अपने सेलिब्रिटीज को आइडल्स नहीं मानते, फाउंडर्स को भी आइडल मानने लगे हैं। बेसिकली मेरे कहने का मतलब ये है कि अब एंटरप्रेन्योर बनना एक ड्रीम करियर हो गया है। इंडिया में 100 से भी ज्यादा यूनिकॉर्न बन चुके हैं, मतलब 8,000 करोड़ से भी ज्यादा वैल्यूएशन वाली कंपनीज। रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप से 16.5 लाख से भी ज्यादा जॉब्स 55 इंडस्ट्रीज में क्रिएट हो रही है। तो अब आप हो सकता है मेरे से पूछोगे कि हर्षक भाई जब इतना सब अच्छा ही चल रहा है और इतने सारे जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं, इतना अवेयरनेस हो रहा है, देश की तरक्की हो रही है, तो दिक्कत कहाँ पे है? देखो दिक्कत है मेरे दोस्त। एक डेटा से मैंने ये वीडियो चालू किया था कि 2023 में थे 90,000 स्टार्टअप्स और 2024 में वो कितने हो गए? 1,30,000 के आसपास। अनरिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप्स तो पता नहीं लाखों में होंगे। तो मान लो ये लाखों लोग जो सोशल मीडिया को देखकर या इंटरनेट से चीजें सीखकर सोचे कि अपना बिजनेस चालू करते हैं, क्या उसमें सबका इंटेंशन सही होगा? इंटेंशन से मेरा मतलब है क्या वो सारे लाखों लोगों का एक ही मुद्दा होगा कि मेरे को वैल्यूएबल कुछ मार्केट में लेके आना है? क्या वो सारे लोग बिजनेस को अच्छे से समझ रहे होंगे? समझ ना समझ की बात छोड़ो, वो तो करते करते आती है, बट आर दे एक्चुअली स्टार्टिंग अ बिजनेस टू रन अ बिजनेस? कि क्या इन्फ्लुएंस को परसीव करने में वो लोग कहीं ना कहीं गलत हो गए? एक आम इंसान जिसके पास उतने ज्यादा पैसे नहीं है, वो मान लो बैठ के पूरी दुनिया को देख रहा है कि यार इधर तो कम एज के लोग भी आ रहे हैं, आइडिया लेकर आ रहे हैं, उन्हें फंडिंग मिल रही है, पैसा कमा रहे हैं, तो चलो मैं भी चालू कर देता हूँ। पर क्या एंटरप्रेन्योर बनना और स्टार्टअप चालू करना इतना आसान काम है? काफी सारे लोग जो सिर्फ पैसों को देखकर आ जाते हैं, यार कहीं से फंडिंग मिल जाएगी, लाइफ सेट हो जाएगी, कंपनी चली तो चली, नहीं तो डूब गई। अच्छा चलो तुम ही मेरे को बता दो कि अगर 50,000 स्टार्टअप्स आए भी उस साल तो उसमें से सक्सेसफुल कितने हुए, बड़ी कंपनीज कितने बने? उंगलियों पे गिनती खत्म हो जाएगी। देखो ये उसी तरह है कि जैसे एक जमाने में अपना क्रिकेट का क्रेज बहुत ज्यादा बढ़ा था तो सबको क्रिकेटर बनना था, मतलब मेरे को भी क्रिकेटर बनना था। सबके बचपन का सपना क्या? क्रिकेटर। पर क्या जब इतने सारे लोगों को क्रिकेटर बनना था तो उनको क्रिकेट से लगाव था? नहीं, क्रिकेट के फेम से लगाव था, क्रिकेट के पैसे से लगाव था। ठीक उसी तरह जब सेलिब्रिटीज बहुत ज्यादा बढ़ने लग गए तो लोगों को भी सेलिब्रिटी बनना था, पर क्या सब बन पाए? ठीक उसी तरह जब सोशल मीडिया का ट्रेंड चला तो सबको यूट्यूबर और इन्फ्लुएंसर बनना था, बट क्या सब बन पाए? दिक्कत ट्राई करने में नहीं है, दिक्कत इंटेंशन में है। क्योंकि जिसका इंटेंशन सही होता है वो तो यार 100 बार गिरने के बाद भी उठेगा। मैं ये बात हमेशा कहता हूँ कि लोग कहते हैं 100 में से 99 स्टार्टअप्स फेल हो जाते हैं। मैं कहता हूँ नहीं, 100 में से 100 स्टार्टअप्स फेल होते हैं, 10 वापस उठते हैं, 10 में से 10 वापस फेल होते हैं, 9 वापस उठते हैं, 9 में से 9 वापस फेल उठते हैं, 2-3 वापस उठते हैं, 2-3 में से वापस फेल होते हैं, और जो लास्ट तक खड़ा रहता है जिसका इंटेंशन ये होता है कि मेरे को एक वैल्यूएबल बिजनेस बनाना है, मैं इन एंड आउट इस मार्केट को समझता हूं, मैं अपने प्रोडक्ट पे कॉन्फिडेंट हूं, वो सक्सेसफुल होता है। अगर आपको कोई बोलेगा कि 10 साल तक आपका बिजनेस लॉसेस में ही रहेगा और आगे का कोई प्रेडिक्शन नहीं है, तो क्या आप बिजनेस करोगे? आप में से ज्यादातर लोग नहीं करोगे। बट देन व्हाई दीपेंद्र गोयल, जोमैटो वाज इन लॉस फॉर ऑलमोस्ट अ डेकेड, व्हाई डिड ही कीप डूइंग इट? बहुत सारे स्टार्टअप्स आए होंगे उनके साथ, बट क्या सब चले?
चले, सब में उतना था कि भाई 10 साल तक लॉसेस झेलते रहे, फंडिंग पे फंडिंग उठाते रहे, मेहनत पे मेहनत करते रहे, ना प्रॉब्लम ट्राई करने में है, ना प्रॉब्लम आइडिया लाने में है, ना प्रॉब्लम हारने में है, और ना प्रॉब्लम भाई नहीं चला स्टार्टअप, लग गए अपना नॉर्मल जॉब में, नॉर्मल लाइफ में और बेटर कर रहे हैं, जॉब में और ग्रो कर रहे हैं, कंपनी में और ग्रो कर रहे हैं, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है तो है इन्फ्लुएंस में, क्योंकि काफी सारे लोग इतना चकाचौंध देखकर काफी सारा पैसा और काफी सारी एनर्जी इसके अंदर डाल देते हैं, एंड एट द एंड ऑफ द डे उनके हाथ में कुछ भी नहीं आता, एंड दैट बिकम्स अ वेरी बिग शॉक फॉर देम। और इसकी वजह से एक और चीज होने लग गई है, जो लोग स्टेबल जॉब कर रहे हैं और कंपनी में ग्रो कर रहे हैं, इंट्राप्रेन्योर्स हैं, उन्हें होने लगा है भाई फोमो कि हम स्टार्टअप नहीं कर रहे, हमें पता नहीं 5 लाख 10 लाख की भी जॉब मिली हुई है पर मंथ, तो यार हम तो हैं फेलियर। क्योंकि कहीं ना कहीं ये स्टार्टअप को ग्लोरीफाई करने की आड़ में हम एक स्टेबल इनकम और स्टेबल लाइफ और वेल एजुकेटेड लाइफ को भी दबा रहे हैं कि भाई जॉब करने में क्या रखा है, वील बिकम आवर ओन बॉस। बट भाई किसी भी सक्सेसफुल स्टार्टअप फाउंडर से पूछ लो या कोई भी बंदा जो बड़ा धंधा चला रहा है, ओन बॉस बनने में सालों की मेहनत, खून और पसीना लग जाता है। और ओन बॉस बनने के पहले उसी दुकान का झाड़ू लगाने वाला, उसी दुकान का हर छोटा काम करने वाला बनना पड़ता है। बट द पीपल हु स्टार्ट विद द इंटेंशन ऑफ बिकमिंग देयर ओन बॉस, वो हो जाते हैं फेल। ये ठीक उसी तरह है दोस्तों, मैं वापस आपको बता रहा हूँ, एक टाइम पे सिर्फ 2 ही करियर थे, इंजीनियरिंग कर लो बेटा या डॉक्टर बन जाओ। तो क्या होता था, काफी सारे लोग जिनको किसी और फील्ड में इंटरेस्ट था, वो कभी उन फील्ड्स को एक्सप्लोर ही नहीं करते थे, अपनी लाइफ बर्बाद कर देते थे। 100 इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स बैठे हैं, उसमें से किसी एक बच्चे को इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट है, 99 बच्चे भाई इंजीनियरिंग का ई भी नहीं पता, बस पास हो जाओ, किसी तरह छोटी मोटी जॉब लग जाए, और कुछ साल बाद रिग्रेट करोगे यार मैं इंजीनियरिंग क्यों ले लिया, यार मैं डॉक्टर क्यों बन गया, पैसे तो आ रहे हैं ठीक ठाक बट मैं खुश नहीं हूं। क्यों होता था ये? क्योंकि उस समय भी इन्फ्लुएंस था कि भाई और कोई करियर कर रहे हो या और कोई जॉब कर रहे हो तो उतना बढ़िया नहीं है। सो बेसिकली आई एम टेलिंग इज द प्रॉब्लम इज इन आइडेंटिफाइंग एंड चूजिंग इट, द प्रॉब्लम इज इन डिग्रेडिंग द स्टेबल लाइफ। जो लोग भी फाउंडर्स की और ये फंडिंग की लाइफ देख के आ जाते हैं ना बिजनेस करने के लिए उनकी खुद की लाइफ हेल बन जाती है। मैं खुद एक फाउंडर हूं, मैं और 100 फाउंडर से मिल चुका हूं, बट द वंस हु आर डूइंग प्रीटी वेल, वो लोग वो थे जो पैसे के लिए, हो सकता है सिर्फ पैसे के लिए, कभी भी बिजनेस में नहीं आए थे। दूसरे जो काफी तगड़ा आइडिया लेके आए थे कि यार लाइफ में कुछ बड़ा करना है और मैं इसमें रहूंगा ही रहूंगा। तीसरा कि भाई कितना भी अप एंड डाउन आया छोड़े ही नहीं। मैंने खुद हमारे बिजनेस में ऐसा समय देखा है कि मैं बताने लग गया तो उस पर तो एक नई यूट्यूब वीडियो बन जाएगी। अरे भाई बिजनेस में उतरने के लिए और स्टार्टअप करने के लिए चाहिए होता है परसिस्टेंस, उतना अंदर से खुद में वो विल पावर होना चाहिए कि हाँ भाई अप एंड डाउन जा रहा है, कंपनी लॉसेस में, मैं अपने लिए कुछ पैसा नहीं निकाल पा रहा, फिर भी मेरे को करते रहना है क्योंकि मेरे को पता है मेरे सपने और मेरे प्रोडक्ट में दम है। बट जो बंदा पैसा देख कर आया है, जो बंदा फंडिंग इजिली मिलते हुए देख के आया है सोशल मीडिया एंड मीडिया के थ्रू, वो बोलेगा ये क्या हो रहा है भाई, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, ये तो कुछ नहीं आ गया। मैं कुछ बात एकदम क्लियर कर देना चाहता हूँ, डूइंग अ जॉब एंड लीडिंग अ स्टेबल लाइफ इज नॉट रॉन्ग, स्टार्टिंग योर ओन स्टार्टअप इज नॉट रॉन्ग, ट्राइंग एंड फेलिंग इज नॉट रॉन्ग। तो गलत क्या है? गलत है इन्फ्लुएंस होकर सिर्फ और सिर्फ पैसों के पीछे दौड़ना। सुंदर पिचाई इज द CEO ऑफ गूगल, ही इज अर्निंग मोर देन प्रोबेबली मिलियंस ऑफ स्टार्टअप्स इन द मार्केट, बट क्या वो एंटरप्रेन्योर है? यस ही इज, बट ही इज लीडिंग अ स्टेबल लाइफ। उन्होंने गूगल में जॉब करा है, उसी के अंदर इनोवेशंस लेकर आए, ही इज एन एंटरप्रेन्योर। बट क्या वो खुद का कोई बिजनेस कर रहे हैं? जरूरी नहीं है। ही वाज डूइंग अ जॉब इन गूगल, ही ग्रू देयर, ही बिकेम एन एंटरप्रेन्योर। वो अपने आइडियाज और जो भी अपना काम कर रहे थे दिल लगाकर किए, इसलिए ही इज अर्निंग प्रीटी वेल एंड डूइंग प्रीटी वेल इन हिज लाइफ। मेन गेम कहाँ है पता है? कि तुम्हें खुद पता होना चाहिए कि तुम्हारी सही जगह कहाँ है। तुम्हें खुद पता होना चाहिए कि मैं इस टैलेंट के साथ, इतने नॉलेज के साथ और जो भी मेरे पास रिसोर्सेज हैं उसके साथ मैं क्या बना सकता हूँ। अगर मैं एक कॉर्पोरेट में जाके बहुत अच्छी जॉब और बहुत अच्छा ग्रोथ कर सकता हूँ इन वेरी लेस टाइम, एंड वो मेरे लिए और मेरे ड्रीम्स को फुलफिल कर रहा है, मेरे को सेटिस्फैक्शन दे रहा है, देन प्रॉब्लम क्या है? बट नहीं, मेरे में जितना टैलेंट है वो शायद वैल्यू नहीं होगा, मैं कम टाइम में और भी कुछ बना सकता हूँ खुद का जिससे मैं ज्यादा सेटिस्फाइड और मैं काफी ज्यादा पैशनेट हूँ एक पर्टिकुलर चीज को लेके, तो मेरे को खुद का कुछ चालू करना है, नथिंग रॉन्ग। बट भाई जॉब में क्या रखा है आजकल? तो नया चल रहा है भाई, फाउंडर बनना है, स्टार्टअप चालू करना है। ये जॉब वॉब कौन करता है यार? चलो खुद का कुछ चालू करते हैं, ये गलत है। अब चलो इसके बारे में बोलते रहूंगा तो काफी कुछ बोल जाऊंगा, तो अब आते हैं उसी टॉपिक पे जिसको छोड़ा था, शार्क टैंक। देखो यार, पहले ही अगर तुम लोग कुछ ऐसा समझ रहे हो कि मैं शार्क टैंक के बारे में कुछ गलत बोलने वाला हूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। शार्क टैंक पे कुछ भी गलत नहीं हो रहा है यार। मैं भी एक क्रिएटर हूँ, मेरे को भी पता है गेम चलता कैसे। पहली बात तो आई अंडरस्टैंड कि कम टाइम में ज्यादा इंफॉर्मेशन देना बहुत ज्यादा मुश्किल है। एक एक्चुअल शार्क टैंक की पिच घंटों घंटों चलती है,
और दिखाया जाता है कुछ मिनटों में, तो ऑब्वियसली उसमें एक्चुअल इन्फॉर्मेशन जो शार्क्स ने डिस्कस किया है और टर्मिनोलॉजीज को और अच्छे से बिजनेस को समझा है वो नहीं दिखा सकते। पहला रीजन तो है टाइम, दूसरा रीजन है टीआरपी। बिजनेस भाई आम आदमी के लिए जिसको उतना इंटरेस्ट नहीं है उसके लिए बहुत बोरिंग चीज है। अब 10 तरह के टर्म समझ रहे हो, अकाउंटिंग मेथड समझ रहे हो, बिजनेस के प्लान समझ रहे हो, ऐसी ऐसी चीजों के बारे में डिस्कस कर रहे हो जो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स और एक्चुअली में जो स्टार्टअप और धंधा चला रहा है उसे पता होता है, वो नॉर्मल आदमी के लिए उतना ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है। तो अब उसको भी दिखाने लग जाएंगे तो टीआरपी हो जाएगी डाउन, एंटरटेनमेंट हो जाएगा कम, और शो का पूरा ओवरऑल बेस है वही हो जाएगा भी। चलो अब मैं यूट्यूब वीडियो बना रहा हूँ, मैं अच्छे से टाइम दे रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, सब चीज़ डिटेल में एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मल्टीपल सिनेरियोज ला रहा हूँ, इम्प्रॉम्प्टू भी बात कर रहा हूँ। बट यही मैं इंस्टाग्राम पे 1.5-2 मिनट 3 मिनट हो गया, अब तो चलो कितना बता पाऊंगा, कितना समझा दूंगा, कहीं ना कहीं तो मिस इंटरप्रिटेशन होगा ही। और अगर ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड या ज्यादा बात करने में निकल गया तब तक तो उधर की ऑडियंस जुप अप स्क्रोल अप, उससे बढ़ेगा मिसकम्युनिकेशन और एक्चुअल चीज कम्युनिकेट भी नहीं होगी। पर ये तो चलो टीवी शो वालों को पता है, हम जैसे क्रिएटर्स एंड बिजनेसमैन को पता है कि क्या हो रहा है। अब मैंने आपको बता दिया तो चलो आपको भी पता है, बट जो लाखों करोड़ों लोग जो ये शोज को देख रहे हैं उन्हें नहीं पता है शायद। उनके लिए क्या दिख रहा है, फाउंडर स्टेज पे आया, अपना पिच दिया, लोगों ने कुछ थोड़ा सवाल जवाब किया, प्रॉफिट और लॉसेस को देखा और बोला ठीक है भाई तुम्हें चाहिए 1 करोड़, 1% के लिए ले लो। पूरा इमोशनल मोमेंट, फाउंडर की पूरी स्टोरी, स्ट्रगल, प्रोडक्ट कैसे बना, क्या हुआ, शार्क्स की एडवाइस, एंड देन देयर इज अ चेक इन योर हैंड और यू आर गिवन एन एडवाइस एंड टोल्ड टू गो बैक होम। लेकिन असली दुनिया में फंडिंग एंड बिजनेस का प्रोसेस इतना ईजी नहीं होता। मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाई है फंडिंग के ऊपर, ये भी आप देख सकते हो। असली में जब ये पिचेस हो रहे होते हैं तो काफी कुछ एडिटिंग में उड़ जाता है, डिटेल में बिजनेस को समझा जाता है, उनके फ्यूचर प्लान को समझा जाता है। चेक देने के बाद भी ये नहीं होता कि तुम डालो बैंक में और तुम्हें पैसा तुरंत बैंक में आ गया। जितनी भी चीजें तुमने शो पर बोली है वो क्रॉस वेरीफाई होती है, फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस होता है, लीगल कंप्लायंस देखा जाता है, फाउंडर का बैकग्राउंड चेक किया जाता है। और इसमें से एक भी चीज अगर अनसेटिस्फैक्टरी होती है या फिर लगता है कि नहीं यार ये तो हमें बताया नहीं गया या इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, तो फंडिंग हो जाती है कैंसिल, चाहे शो पे कितना भी स्माइल करके कम ऑन लेट्स डू इट बोला गया हो। ये सब प्रोसेस महीनों तक चलता है। कितने सारे मैंने शार्क टैंक के इंटरव्यूज और लोगों से बात कर ली जिन्होंने कहा भाई 8 महीने पहले शो एयर हुआ था, अभी तक ड्यू डिलिजेंस ही चल रहा है। कितने सारे लोगों ने फंडिंग कैंसिल कर दी शार्क टैंक पे आने के बाद क्योंकि उन्हें मिल गई बेटर ऑफर, कोई और इन्वेस्टर वो टीवी शो देख के इंटरेस्ट हो गया, और काफी सारे लोगों ने फंडिंग ही कैंसिल कर दी बाद में। तो मल्टीपल सिनेरियोज क्रिएट होते हैं और 20-30% मैक्सिमम 40-50% बिजनेसेस को एक्चुअल में पैसा हाथ में आता होगा। आपको एक पिच पता होगी, हैमर लाइफस्टाइल। ही केम आस्किंग फॉर 30 lakhs फॉर 3%। अमन गुप्ता के बोट के कंपटीटर बन रहे थे ये लोग। थोड़ी बातचीत हुई, थोड़े फाउंडर्स ने बोला भाई तुम मत ले फंडिंग, हम करेंगे, हम बड़ा बिजनेस बना लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। अगर मेरे को हेडफोन्स लेने हैं तो मैं आपके लूं या बोट के लूं? और फिर और प्रोडक्ट्स लॉन्च इतने प्रोडक्ट इसलिए मैंने आपको पूछा था कि आपके टॉप 3 SKUs क्या है। बट एक लंबे नेगोशिएशन के बाद अमन गुप्ता ने 1 करोड़ ऑफर कर दिया 40% कंपनी के लिए। डील फाइनल हो गई। कभी डाउन नहीं करूंगा, हम मिलके कुछ बड़ा बनाएंगे, बस ये मेरा ऑप्शन है। मैं 40 पे ही रखूंगा। बट डील से बाहर निकलते ही डील हो गई कैंसिल, और ये किया हैमर लाइफस्टाइल के फाउंडर ने खुद। 14 ही प्रोडक्ट्स बनाती थी उस समय कंपनी, उतना फेमस भी नहीं थी, बट अब 21 प्रोडक्ट बना रही है, काफी ज्यादा फेमस भी हो गई है। उस समय 10 करोड़ था वैल्यूएशन, आज 80 करोड़ से भी ज्यादा हो गया। मतलब कुछ ही सालों में 8 गुना 10 गुना ग्रोथ। अब इंटरनली डील क्यों कैंसिल हुई, क्या हुआ, वो तो कोई ओपनली आके बताएगा नहीं, ना शार्क्स ना फाउंडर। ऐसे ही सीजन 1 में एक और स्टार्टअप दिखा था, ओटुआ। ये एक इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर था जिसमें काफी सारे मतलब फीचर्स भी थे, 165 किलोमीटर का रेंज था, काफी कुछ हुआ। और उनके फाउंडर्स ने 1 करोड़ के बदले 1% इक्विटी भी देने की मांग करी थी। 1% लीजिए इक्विटी ऑन अ लाइन ऑफ क्रेडिट ऑफ 1 करोड़। मतलब 100 करोड़ का ऑलमोस्ट वैल्यूएशन रखा था, जिसको अश्विनी ग्रोवर ने ऑलमोस्ट ऐसा कर दिया कि भाई हम 1 करोड़ देंगे बट उसके बदले लेंगे 5%। साथ ही साथ अगर कुछ स्पेसिफिक माइलस्टोन्स अचीव हुए तो 3 महीने में 30 करोड़ तक इन्वेस्ट करने के लिए तैयार थे। फाइनल डील क्या हुई, 1 लाख फॉर 1% इक्विटी बट 99% इन डेट एट 12% इंटरेस्ट रेट। 1 करोड़ में देता हूँ जी, 1 लाख रुपीज एज इक्विटी जी, और 99 lakhs एज डेट जी। 1 लाख पे आपको कुछ नहीं देना, वो वापस भी नहीं देना जी। 99 लाख जो डेट है उस पे आपको 12% के हिसाब से सर्विस करना है, और ओवर 5 years आपको अमोर्टाइज करके मेरे को पे बैक करना है। शो के बाद ये डील वहीं की वहीं रह गई, कैंसिल हो गई। अब देखो इन एपिसोड्स को टीआरपी गजब की मिली, फंडिंग भी मिल गई उधर शो पे, बट एट द एंड क्या हुआ, कुछ ना कुछ ड्यू डिलिजेंस में और बात के कॉन्वर्सेशंस में डील फाइनल नहीं हुई। इससे हमें क्या पता चलता है कि वी आर बीइंग शोन कि हमें क्या दिखाया जा रहा है, टिप ऑफ द आइसबर्ग। और ये डील्स क्यों नहीं फाइनल हुई वो मैं एग्जैक्टली नहीं बता सकता, बट ऑब्वियसली शो के बाद कुछ ड्यू डिलिजेंस हुआ रहेगा, कुछ वैल्यूएशन मिसमैच हुए होंगे, हो सकता है कि फाउंडर ने आकर कुछ XYZ नंबर
और बताया होगा, असली में कुछ और होगा। लीगल और कंप्लायंस इश्यूज हो गए होंगे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि काफी सारे स्टार्टअप फाउंडर्स काफी चालाक हैं, वो लोग आए होंगे टीवी पर या फिर ओटीटी पर अपने पब्लिसिटी के लिए, ब्रांडिंग के लिए। क्योंकि देखो यार, एक बार भी कोई स्टार्टअप आ गया टीवी पे या ओटीटी पे, कहीं भी फाउंडर से रिकमेंडेशन मिल गया, अच्छे से अपने प्रोडक्ट के बारे में बता दिया, सारे प्रोसेस समझा दिए, तुम्हें सारे लाखों लोग देख रहे हैं, उससे फायदा तो होगा ना भाई। फ्री पब्लिसिटी एंड ब्रांडिंग के लिए बिजनेसेस आ जाते हैं, कभी कभी उन्हें फंडिंग भी नहीं चाहिए होती है, सब अच्छा चल रहा होता है, बस फंडिंग ले ली और बाद में कैंसिल कर दिया। ऐसे भी लोग हैं। ऐसा भी होता है कि वो लोग टीवी पर आते हैं, उससे भी बड़े बड़े फाउंडर्स देखते हैं, वो लोग बोलते हैं भाई तुम्हें ये बंदा 2% पे 1 करोड़ दे रहा है, मैं जाओ 1.5% पे दिया। ऑब्वियसली एक फाउंडर को बेटर ऑफर काफी बार इंपॉर्टेंट होता है, अनलेस एंड अनटिल उसे शार्क की वैल्यू हो या ना हो। अब भाई टीवी पे बहुत सारे शार्क्स हैं, बट असली लाइफ में भी यार बड़े बड़े शार्क्स तो हैं ही, जो शायद टीवी पे नहीं आ रहे। मैं ऐसे ऐसे लोगों से मिला हूं जो इतना वेल्थ लेके बैठे हैं, जो 2-3 शार्क्स के बराबर है, बट टीवी पे नहीं आ रहे। इतने बड़े बड़े वीसीज, इतने बड़े बड़े एंजल इन्वेस्टर्स, नॉट एवरीवन इज कमिंग ऑन टीवी। आसान भाषा में जो शार्क टैंक पर होता है वो थोड़ा ग्लैमराइज्ड करके दिखाया जाता है। Feedback for you as No, an no, no. entrepreneur. Taking it as feedback. Take it Very positive, ये absolutely. सब दोगलापन है। मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ अब। असली दुनिया और टीआरपी वाली दुनिया में बहुत फर्क है, और इसमें उनकी भी कोई गलती नहीं है। शार्क टैंक एक रियलिटी शो है। शार्क टैंक को एड्यूटेनमेंट कैटेगरी में देखना चाहिए, कि मतलब भाई एजुकेशन भी और एंटरटेनमेंट भी है। उसके साथ साथ लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए कि एक स्टार्टअप लाइफ कितनी ज्यादा डिफिकल्ट होती है और एंटरप्रेन्योर बनना ईजी नहीं है। बट एक बात तो है यार, कि जिसके पास एक जबरदस्त आइडिया और उसको एक्चुअली में लाइफ में कुछ करना है या चालू करना है ना, तो ये प्लेटफॉर्म एक बहुत बड़ा बेस बन जाता है। ठीक है, तो आपको सपोर्ट किसी ने नहीं किया, पर मैं करूंगा। Amazing. Well done. ठीक है, मैं आपको भी 10% मिल गया आज। अरे भाई ये सब मत करो यार प्लीज। सोचो किसी का छोटा सा प्रोडक्ट जिसके आइडिया में दम हो, उसे शार्क टैंक के थ्रू कितनी ज्यादा पब्लिसिटी और सपोर्ट मिल सकता है। कितने सारे घरों में लोग बिजनेस करना चाहते हैं, खुद का कुछ चालू करना चाहते हैं। पहले अवेयरनेस नहीं थी, सोसाइटी में एक्सेप्टेंस नहीं था, बट शार्क टैंक आने के बाद सबको पता है कि स्टार्टअप क्या है। तो उससे उन लोगों के सपने पूरे हो रहे हैं, उन लोगों को सोसाइटी एक्सेप्ट कर रही है। मैंने कुछ कहानी आपको बता दी कि भाई डील मिली नहीं मिली, और काफी सारे एग्जाम्पल भी दे दिया। बट कुछ कंपनी जो शार्क टैंक पर आए, प्रॉपर पब्लिसिटी भी मिली, फंडिंग भी मिली, और ग्रोथ आज स्काई रॉकेट हो चुकी है। स्किपी आइस पॉप्स का एग्जांपल ले लो, 6 शार्क्स ने मिलकर इसमें इन्वेस्ट करा था। It's going to be the first one where 5 of us have co-invested. Congratulations. और इनका रेवेन्यू 5 लाख पर मंथ से किधर गया पता है? 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2.5 करोड़। अभी तो उससे ज्यादा भी हो गया होगा। पहले सिर्फ ये रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर थे, अब इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूटर भी बन गए। हैमर लाइफस्टाइल ने नहीं ली फंडिंग, बट उसके बाद उनको वायरलिटी कितनी ज्यादा मिली वो सोचो। कीटो इंडिया ले लो, एक दिल्ली बेस्ड हेल्थ टेक स्टार्टअप। आज काफी सारे लोग कीटो इंडिया को लिवोफाई के नाम से जानते हैं। 16 स्टेट्स और 25 कंट्रीज से भी ज्यादा लोकेशन पर ये लोगों ने एक्सपैंड करा। बहुत बड़ी कंपनी बन गई। अगर तुम्हें लाइफ में कुछ अच्छा करना है, एंटरप्रेन्योर बनना है, तो तुम्हें एंटरटेनमेंट कहाँ से मिलना चाहिए? शार्क टैंक जैसे शोज से। बट उसके साथ साथ असली चीजें भी तुम्हें पता होनी चाहिए। जैसे काफी सारे लोग आज की डेट में बिग बॉस देखते तो हैं, बट कहीं ना कहीं उन्हें पता होता है कि यार ये काफी थोड़ा स्क्रिप्टेड लग रहा है। बूटस्ट्रैपिंग होती है, वीसी फंडिंग होती है, एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं, काफी सारी चीजें होती है। शार्क से भी ज्यादा सीरियस और बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं मार्केट में, जो हजारों करोड़ का पूल ऑफ फंड्स लेके बैठते हैं इन्वेस्ट करने के लिए। और भाई बड़ी कंपनी बनानी है ना, जोमैटो जैसी, स्विगी जैसी, ओयो जैसी, तो गेम बियॉन्ड शार्क टैंक होना चाहिए, थिंकिंग बियॉन्ड शार्क टैंक होनी चाहिए। गवर्नमेंट के काफी सारे स्कीम्स है, बैंक का काफी सारा सपोर्ट है, बूटस्ट्रैपिंग भी एक तरीका होता है, काफी सारा तरीका और काफी सारी टेक्निकलिटीज होती है इसमें। शार्क टैंक एज अ टीवी शो हैज डन मोर गुड देन हार्म, क्योंकि भाई मीडिया पे जो भी चीजें दिखाई जाती है, जो तुम्हारे सामने लगे हुए बक्से में दिख रही है या फिर तुम्हारे हाथ में लगे हुए फोन में, उसमें तुम्हें उतना ही दिखता है जितना तुम्हें दिखाना चाहते हैं वो लोग और जितना तुम देख सकते हो। चाहे वो तुम्हारा बचपन का सपना हो क्रिकेटर बनने का, या सेलिब्रिटी बनने का, या आज की डेट में एंटरप्रेन्योर बनने का, शार्क टैंक इज डूइंग नथिंग रॉन्ग। वी हैव टू चेंज आवर माइंडसेट, वी हैव टू चेंज आवर अप्रोच। देखो भाई, अगर मैं इस पूरे वीडियो को कंक्लूड करूं तो मैं यही कहूंगा कि मीडिया से मोटिवेशन लो, इल्यूजन मत लो। लाइफ में जो भी कर रहे हो ना, दिल लगा कर करो। कि यार अगर मैं जॉब कर रहा हूं तो मैं दिल लगा कर रहा हूं, मेरे को पता है मैं किधर जा रहा हूं। स्टार्टअप कर रहा हूं तो मैं दिल लगा के कर रहा हूं। मैंने कितने सारे स्टार्टअप्स के बारे में बात करा जो ओवर अ डेकेड लॉसेस में थे, बट देन दे बिकेम हाईली प्रॉफिटेबल एंड वन ऑफ द बिगेस्ट बिजनेसेस इन इंडिया। सो इट्स नॉट अबाउट प्रॉफिट एंड लॉस, इट्स नॉट अबाउट मनी। स्टार्टअप बिजनेस इज ऑल अबाउट परसिस्टेंस, पेशेंस एंड क्रिएटिंग समथिंग वैल्यूएबल। कुछ ऐसा जिसमें तुम्हारा खुद का मतलब लगा हुआ हो यार, फ्रॉम इनसाइड दैट विल शुड बी देयर। और भाई फंडिंग की क्या बात है, कई बार तो
काफी कुछ होने के बाद भी भाई काफी सारे स्टार्टअप्स बंद हो जाते हैं। मैंने खुद अपनी लास्ट टू लास्ट वीडियो में बात करा था फंडिंग किल्स बिजनेसेस में, हजारों करोड़ों की फंडिंग मिली, बंद हो गई कंपनी। भाई पैशन भी था, सब था, टीम थी, एस्टैब्लिश थे, बंद हो गए। फंडिंग मिलने के बाद भी, पैशन होने के बाद भी 1000 गलतियां जो तुम कर सकते हो। जब नोकिया ब्लैकबेरी जैसी कंपनी आके मार्केट में डूब गई तो तुम और हम कहाँ के भाई। फंडिंग के साथ साथ 1000 और चीजें होती है जिसकी वजह से बिजनेसेस बंद हो जाते हैं। एट द एंड ऑफ द डे बी अवेयर कि वो आज की डेट में एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्टअप या जो भी हो, मीडिया बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस क्रिएट करता है और मीडिया में जो भी चीजें चलती हैं उसके दो पहलू होते हैं। मीडिया तुम्हें वही दिखाता है जो देखने में अच्छा लगता है। जैसे मान लो मैं तुम्हें अभी दिखा रहा हूँ एक बहुत अच्छा सेटअप कि मैं आराम से बैठा हूँ, उधर एसी चल रहा है, 2 कैमरा लगा है, लैपटॉप है, आईपैड है, आराम से बैठ के बात कर रहा हूँ, साथ में थोड़ा डाइट कोक भी इंजॉय कर रहा हूँ। बट भैया अभी बज रहे हैं रात के 2, अभी मेरे को रील्स भी शूट करनी है, बाकी मीटिंग्स भी खत्म करने हैं, बिजनेस का भी काफी सारा काम है वो भी खत्म करना है, और कल दुबई की फ्लाइट भी पकड़नी है। अब तुम्हें देख के लग रहा होगा यार क्या वीडियो बनाई है, ऐसा वीडियो तो हम भी बना सकते हैं, पर ये वीडियो बनाने के पीछे कितना प्रोसेस जाता है, एडिटिंग, इक्विपमेंट्स, रिसर्च, मेरा खुद का इतना दिमाग लगता है, पूरी टीम इसके पीछे लगती है। ये तो प्री प्रोडक्शन है, पोस्ट प्रोडक्शन में तो अलग चलता है, बट इट सीम्स ऑल इजी। ये इसलिए हो रहा है बिकॉज तुम्हें सिर्फ एक ही स्क्रीन दिख रही है, कैमरे के आगे क्या हो रहा है वो दिख रहा है, कैमरे के पीछे क्या हो रहा है वो नहीं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करो, कमेंट में बताओ कि यार तुम क्या सोचते हो इस पूरे टॉपिक एंड मेरे पर्सपेक्टिव के बारे में। चैनल को सब्सक्राइब करो, काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, पॉडकास्ट भी ला रहे हैं और भी काफी इंटरेस्टिंग वीडियोस ला रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट स्टफ व्हिच पीपल डोंट नो और प्रोबेबली आरंट अवेयर ऑफ। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। कीप वॉचिंग। आज ब्लैक कॉफी नहीं है, आज डाइट कोक है। चीयर्स।